हेलो फ्रेंड्स, मैं हरेंद्र कुमार याद में स्मार्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। हम आपके लिए लेके आए हैं सीजीएल और एसएससी के पुराने टेस्ट पेपर सॉल्यूशंस। हम आप लोगों को टेस्ट पेपर्स के सॉल्यूशंस के साथ साथ उसमें आने वाले वर्ड्स को किस तरह से सॉल्व किया जाता है और वर्ड्स से रिलेटेड हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट करना है, इन सारी जानकारी आप सबको उपलब्ध कराने जा रहे हैं। हम जानते हैं कि YouTube चैनल्स के माध्यम से बहुत सारे चैनल्स पेपर सॉल्व कराते हैं, लेकिन हमारा जो उद्देश्य है वो है कि एसएससी में जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं वो किस तरह से कम समय में अपने एसएससी सीजीएल के पेपर्स को सॉल्व करें। एसएससी सीजीएल पेपर में आप जानते हैं कि बहुत सारे सेंटेंसेस, बहुत सारे वर्ड्स रिपीट होते हैं, साथ में क्लोज टेस्ट बहुत कई बार रिपीट होते हैं। तो हमें उन सब का फ़ायदा मिलता है जब हम अपने पुराने टेस्ट पेपर्स को रिपीट करते हैं और उनसे बहुत कुछ कॉन्फिडेंस मिलता है जब हम उन्हें सॉल्व करते हैं, खुद भी सॉल्व करते हैं और हम देखते हैं कि हमारे बहुत सारे आंसर्स करेक्ट जा रहे हैं, तो उससे क्या एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और यही कॉन्फिडेंस उनका एग्जाम पेपर में काम आता है। जब हम एग्जाम पेपर सॉल्व करने जाते हैं और जब हम बहुत सारे टेस्ट पेपर सॉल्व करके गए तो हमें ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस डेवलप होना शुरू हो जाता है। यही उद्देश्य हम लेकर के अपने YouTube चैनल के माध्यम से आए। तो मैं आप लोगों के सामने इस टेस्ट पेपर को सॉल्व करने जा रहा हूं और आप लोग कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, साथ में आप कमेंट जरूर भेजिए कि अगर आपको लगता है कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं तो उसको कमेंट कीजिए कि आपने उसे सॉल्व किया। ओके, तो हमारा पहले ये टेस्ट पेपर है, तो इसका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारा किस चीज़ से रिलेटेड है? हमारा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट को जब हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करते समय हमें सबसे पहली चीज़ जो ध्यान में रखनी होती है वो रखनी होती है वर्ब की। तो हमने यहाँ देखा कि मैनन सेड दैट ही हैड, तो हमें यह देखना है कि दैट के साथ ही हैड जुड़ा हुआ है और जब दैट के साथ ही हैड जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि हमारी ये डायरेक्ट की बजाय ये इनडायरेक्ट सेंटेंस है और जब इनडायरेक्ट सेंटेंस को हम चेंज करते हैं तो हमारी वर्ब है हैड। और हमें हैड को देख करके ये पता चल जाना चाहिए कि जब हमने इनडायरेक्ट में से हैड किया है तो डायरेक्ट सेंटेंस में हैड किस चीज से डेवलप होता है? दो ही वर्ब से डेवलप होता है, या तो डिड नॉट डिड से, डिड को हम चेंज करते हैं, या फिर हम चेंज करते हैं हैज या हैव को, हैज या हैव को हैड में चेंज करते हैं। अब यहाँ गौर से देखें कि इन पूरे चारों ऑप्शंस में आपका डिड का कहीं कोई रोल नहीं है, तो क्या रोल है? हैव का। और यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है? आई। सभी में हमारे में आई है, इसमें भी आई है और इसमें भी आई है, तो आई के साथ सबके साथ क्या लगा है? हैव का प्रयोग होता है। तो यहां हमने तो देखा दैट ही को काय में चेंज किया? आई में। सारे ऑप्शन सही हैं। अब यहां देखें हैड नो वर्क, हैड नो वर्क टू डू। अब हम गौर से देखें आई हैव नो वर्क टू डू। अब दैट डे को काय में चेंज किया है इसने? टुडे में। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब हम करते हैं तो दैट को हम काय में चेंज करते हैं? टुडे को, दैट डे को काय में चेंज करते हैं? टुडे में। टुडे को दैट डे में। तो हम गौर से देखें तो हमारा पहला सेंटेंस मैनन सेड इन्वर्टेड कॉमा आई हैव नो वर्क टू डू टुडे, ये हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट है। क्यों? बाकी के अगर ऑप्शन हम गौर से देखें तो इसने दैट डे को दैट डे ही रखा है, दैट डे में कोई परिवर्तन नहीं किया है, इसलिए हमारा ऑप्शन गलत हो गया। अब यहां देखें हैव आई, सब्जेक्ट से पहले हैव का जो प्रयोग किया है तो इससे इंटेरोगेटिव बनता है और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को यहां पे, तो यहां पे गौर से देखें तो क्या का सेड का प्रयोग है और इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं जुड़ेगा। दूसरा आई हैड नो वर्क टुडे, इसमें भी दैट डे का ही प्रयोग है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? पहला ए, कि मैनन सेड आई हैव नो वर्क टू डू टुडे। अगले पॉइंट पे चलते हैं
सेकंड हमारा है जो क्वेश्चन है वो है लेक्यूना। लेक्यूना हमारा वर्ड क्या है? लेक्यूना। लेक्यूना का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा छीण। लेक्यूना का मतलब होता है बहुत ज्यादा छीण, बहुत ज्यादा मामूली। मामूली। अब तो छीण या मामूली का मतलब होता है कोई भी चीज बहुत ज्यादा कमजोर हो, मामूली हो। तो इस गौर से देखे जाए तो मिसफॉर्चून दुर्भाग्य को बोलते हैं। लैंग्वेज अशांत को बोलते हैं। लैंग्वेज का मतलब होता है अशांत, अशांत। अपैती घृणा होती है और मिसफॉर्चून दुर्भाग्य होता है, दुर्भाग्य। अगर आप गौर से देखेंगे इन तीनों को, मिसफॉर्चून दुर्भाग्य हो गया, लैंग्वेज अशांत हो गया, अपैती घृणा हो गई, तो इन तीनों का छीण से कोई रिलेशन नहीं है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या बना? स्वाभाविक है, हमारा सही ऑप्शन है डी, हाइटस। सही ऑप्शन है हाइटस। अगले पॉइंट पे चलते हैं हम। एसेंट। एसेंट का हिंदी में बोलते हैं चढ़ना। चढ़ना, किसी ऊपर वृद्धि करना, ऊंचे जाना। तो चढ़ना, अगर हम चारों ऑप्शन को यहां से देखें और इसका एंटोनिम्स बताएं तो हम गौर से देखेंगे। डिसेंट का मतलब होता है उतरना। अब यहां पे असेंट में चढ़ना, डिसेंट में उतरना, ऑटोमेटिकली हमें पहला ऑप्शन ही मिल जाता है। पेटेंट। पेटेंट का मतलब होता है किसी चीज को पहले से ही, पेटेंट का मतलब होता है किसी को निश्चित करा लेना, निश्चित करना, निश्चित करना। प्रेजेंट प्रस्तुत करना होता है। प्रेजेंट का मतलब होता है प्रस्तुत, प्रस्तुत करना। और रिसेंट का मतलब होता है बाकी की, बाकी जो बचा हुआ होता है। तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो एसेंट का एंटोनिम्स होगा वो क्या होगा? करेक्ट, डिसेंट। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? डिसेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट ऑप्शन पे चलते हैं। डार्क हाउस। डार्क हाउस, हॉर्स, सॉरी, डार्क हॉर्स जो वर्ड है, तो डार्क हॉर्स का मतलब होता है काला घोड़ा। यहां लेकिन यह क्या है? एक आइडियम। तो डार्क हॉर्स का मतलब यहां पे अर्थ जो देगा वो देगा छुपा रुस्तम, छुपा रुस्तम। अब आप कहेंगे छुपा रुस्तम का मतलब क्या होता है? छुपा रुस्तम का मतलब ऐसा आदमी होता है जो पीछे रह के काम करता है, जो अपने आप को व्यक्त नहीं करता। ऐसे व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल होता है छुपा रुस्तम। अब इसमें से चारों ऑप्शंस को देखें। एन ऑनेस्ट फेलो यानी ईमानदार व्यक्ति का छुपा रुस्तम से कोई रिलेशन नहीं। एन अनएक्सपेक्टेड विनर, ऐसा विनर विजेता जिसकी किसी ने आशा नहीं की थी, तो यानी छुपा रुस्तम निकलना। तो हमारा सही क्या होगा? छुपा रुस्तम का बी ऑप्शन। अब मीन पर्सन, मीन कहते हैं घटिया व्यक्ति, तो ये भी नहीं हो सकता। और स्लो रनर, धीमा दौड़ने वाला, उससे भी कोई रिलेशन नहीं है। तो हमारा छुपा रुस्तम क्या होगा? ऐसा व्यक्ति जो अनएक्सपेक्टेड, जिसकी किसी ने भी आशा नहीं की वो जीत जाएगा, ऐसे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं एन अनएक्सपेक्टेड विनर। अब यहां पे हम देखते हैं पैसिव वॉइस। हमारा पैसिव वॉइस का जब पार्ट हम करते हैं तो इसमें भी सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण चीज होती है वो होती है वर्ब। अब हम यहां गौर से देखें, प्रीति इनवाइटेड रितु, तो हमारी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है यहाँ पे। और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो पैसिव में इसकी वर्ब क्या होगी? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म वो काय में चेंज करते हैं? सीधी सी वर्ब वॉज या वर में, वॉज या वर के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब हम इनमें देखेंगे कि हमारे साथ वॉज या वर के साथ जो थर्ड फॉर्म का ऑप्शन है कहां पे मिलता है। अब हम देखें, ऋतु सिंगुलर है, एज लगा हुआ है, ये ऑप्शन कट गया हमारा। अब देखें ऋतु वॉच, ऋतु के साथ क्या लगा हुआ है?
वॉज लगा हुआ और उसके बाद इनवाइटेड, रितु वॉज इनवाइटेड फॉर अ पार्टी, तो वॉइस का थर्ड फॉर्म लगी है, फॉर अ पार्टी बाय प्रीति, प्रीति के द्वारा। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? सेकंड। अगर हम बाकी के भी चेक करें तो यहां क्या लगा हुआ है? हैज, तो ये ऑप्शन कट गया। प्रीति वॉज इनवाइटेड। अब यहां हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? ऋतु। सबसे पहले हमने ऋतु लिया, लेकिन इसमें क्या ले रखा है? प्रीति। तो प्रीति ने तो इनवाइट किया था ना, तो पैसिव में चेंज करेंगे तो पहले ऑब्जेक्ट रखेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा ऋतु है, तो हमारा प्रीति का ऑप्शन कट गया। इसलिए तो ए, सी और डी ऑप्शन तीनों कट जाते हैं। हमारा सही ऑप्शन क्या होता है? बी। तो करेक्ट क्या रहेगा? बी। अब हम यहां पे सॉल्यूशन, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, तो यानी कि हमारे पास यहां पे ये वर्ड है बियॉन्ड, इसका सब्स्टिट्यूशन बताना है। अब बियॉन्ड का सबसे पहली चीज तो ये होना चाहिए कि बियॉन्ड का मतलब क्या है? बियॉन्ड का मतलब होता है परे, यानी दूर, यानी परे, यानी दूर, दूर के अर्थ में प्रयोग होता है। द ओल्ड लेडी नीडेड लव एंड केयर। क्लियर? तो ओल्ड लेडी को क्या चाहिए था? लव एंड केयर। अब बियॉन्ड मनी, धन से परे, धन से परे का यहां कोई सेंस नहीं बनता। हमारे से कहना क्या चाहिए? बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, के अतिरिक्त। अब तो यहां सही शब्द क्या आना चाहिए? बिसाइड्स। तो सही करेक्ट क्या होगा कि धन के अतिरिक्त उसे क्या चाहिए? लव एंड केयर। अगर हम यहां पर अदर्स वर्ड देखें, यहां देखिए बिसाइड, बिसाइड का मतलब होता है बगल में, बगल में। तो बिसाइड का कोई अर्थ नहीं निकलता है, बिसाइड बगल में, धन के बगल में, कोई सेंस नहीं है। यहां बीनीथ नीचे होता है, बीनीथ का मतलब होता है नीचे, और बियॉन्ड का मतलब होता है दूर। तो तीनों ऑप्शन गलत हैं, तो हमारा सही क्या होगा? बिसाइड्स। तो हम सही ऑप्शन क्या भरेंगे? बिसाइड्स का प्रयोग करेंगे ए पोर्शन पे। अब हम फिर से आते हैं एंटोनिम्स पर, फिर से एंटोनिम्स पे आते हैं। एंटोनिम्स में आता है क्लेंच। क्लेंच का मतलब क्या होता है? क्लेंच का मतलब होता है जकड़ना। क्लेंच कहता है जकड़ना। क्लेंच का मतलब होता है जकड़ लेना। अब हम इनके ऑप्शंस को उठा के देखें तो क्लेंच का टाइटन का मतलब होता है मजबूती से, मजबूती से, मजबूती, और मजबूती भी जकड़ने का ही सेंस देता है। क्लैस्प में जकड़ना होता है। होल्ड पकड़ना होता है, और रिलैक्स छोड़ना होता है। अगर आप गौर से देखेंगे तो यहां पे जकड़ने, मजबूती, जकड़ना, पकड़ना, तीनों क्लेंच का सेंस ही दे रहे हैं। और जब तीनों क्लेंच का दे रहे हैं तो ये इनके सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स नहीं। तो क्लेंच का जो एंटोनिम होगा, अपोजिट होगा वर्ड, वो कौन सा होना चाहिए? रिलैक्स, यानी छोड़ना। तो यहां हमारा सही क्या ऑप्शन होगा? रिलैक्स, यानी डी ऑप्शन। तो हम यहां ऑप्शन लगाएंगे डी। यहां पे फिर से पैसिव वॉइस पर बात करने जा रहे हैं हम, वही पैसिव वॉइस पर बात करने जा रहे हैं। तो पैसिव वॉइस में उसी प्रक्रिया को फिर से अपनाएंगे। हम कोई भी सेंटेंस देखें, द स्मिथ्स हैव पुट अप अ ह्यूज क्रिसमस ट्री, अ ह्यूज क्रिसमस ट्री। तो यहां सबसे पहले हमें देखना है कि इसका हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? अ ह्यूज क्रिसमस ट्री हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट के बाद हम बात करते हैं हमारी वर्ब क्या है? हैव पुट अप। तो हैव के साथ पुट अप का प्रयोग हुआ है। अब यहां में देखना है कि हमारा ऑब्जेक्ट हमने इस्तेमाल किया, सभी में अ ह्यूज क्रिसमस ट्री, यहां पे सारे सबके समान है। अब हम हैव आ रहा है हमारा हेल्पिंग वर्ब। अब द स्मिथ्स हैव पुट अप, तो हैव जब हमारी हेल्पिंग वर्ब आ रही है,
अब इसमें काय में चेंज करेंगे, हैव को किस चीज में किया जाएगा, तो स्वाभाविक है हैव को हम काय में चेंज करते हैं, हैज बीन, हैज या हैव के साथ क्या लगाते हैं हम, बीन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग करते हैं। और क्रिसमस ट्री क्या हमारा सिंगुलर है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, हैज बीन। इसके साथ कौन सी वर्ब आ रही है, हैज बीन। अब बाकी की वर्ब देखें, इसमें एज आ रही है, इसमें एज आ रही है, इसमें वॉज आ रही है, और हमें क्या चाहिए, हैज बीन या हैव बीन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए, हैज बीन। द स्मिथ a huge Christmas tree has been put up by the Smiths. Clear? एरर्स, अब यहाँ पे फिर से बात करते हैं, यहाँ पे हमारी एरर आ गई। अब इसमें हमें देखना है कि हमारे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमारे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इन 4 ऑप्शंस में से किस पार्ट में हमारी एरर है, हमें ये चेक करना है। दिस क्वेश्चन, अब यहां से हम पढ़ना शुरू करते हैं। दिस क्वेश्चन, तो यहां पे दिस क्वेश्चन पे पहला पार्ट हो गया, हो जाता है हमारे यहां पे, दिस क्वेश्चन इज क्वाइट टू सिंपल फॉर मी टू आंसर। अब यहां पे हमारे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पहला टू आंसर, दूसरा इज क्वाइट टू, दिस क्वेश्चन और सिंपल फॉर मी। 4 पार्ट में से डिवाइड किया गया है। अब हम गौर से देखें हमारे इसमें कि दिस क्वेश्चन इज क्वाइट टू, क्वाइट का मतलब होता है पूरी तरह से, और टू का मतलब भी होता है बहुत ज्यादा। दोनों का अर्थ समान होता है, क्वाइट का भी मतलब और टू का भी मतलब, इसलिए क्वाइट और टू को एक साथ प्रयोग नहीं किया जा सकता। हम क्वाइट और टू को एक साथ प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो हमारी जो एरर होगी किस पार्ट में होगी, इस पार्ट में। और इस पार्ट में देखें तो हमारी किस पार्ट में एरर आ रही है, तो पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट तो सेकंड पार्ट में। तो हमारी एरर कहां जाएगी, से इज क्वाइट टू पे, यानी सेकंड पार्ट पे। क्लियर? तो क्वाइट और टू का प्रयोग एक साथ नहीं किया जाएगा, और इसकी एरर क्या है, क्वाइट टू। अब यहां पे हम गौर से देखें, यहां वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो यहां क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यहां गौर से लिखा देखना, अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट का हमें बताना है कि इसमें से कौन सा वर्ड करेक्ट है। अब हम यहां देखें, पहले ड्राइंग्स और राइटिंग्स, स्क्रिबल्ड ऑन वॉल्स, दीवार पर जो ड्राइंग या पेंटिंग हम बना देते हैं, किसी दीवार पर उकेर के बनती हुई देखी होगी, मकानों में बनती हुई आप लोगों ने देखी होगी, तो उस पेंटिंग को क्या कहा जाता है। अब सीधी सी बात है, हमारा करेक्ट ऑप्शन है ग्रेफिटी, उसे कहा जाता है ग्रेफिटी, उस कला को ग्रेफिटी बोला जाता है। क्लियर? जो दीवार या मकानों वगैरह पे जो कलर से हम बना देते हैं, चित्र वगैरह कारी करते हैं, वो ग्रेफिटी होती है, उस आर्ट को बोलते हैं। पोस्टर आप जानते हैं, पोस्टर चिपकाए जाते हैं फिल्मों के, उनके पोस्टर लगा देते हैं। स्केच बनाए जाते हैं पेंसिल वगैरह से, वो स्केच कहलाते हैं। और होर्डिंग्स, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाते हैं कंपनी वाले मकानों उनके ऊपर, वो होर्डिंग्स कहलाते हैं, वो दीवारों पे नहीं लगते। तो दीवारों पर जो लगने वाली, जो चित्र बनने वाले चित्रों की वाली कला को बोला जाता है ग्रेफिटी, और हमारा सही ऑप्शन ग्रेफिटी होगा। अब फिर से बात करते हैं हम सिनोनिम्स को लेकर के। यहाँ सिनोनिम्स पूछा गया आप लोगों से, और हमारा शब्द है सोलेम।
सोलेम का मतलब होता है शांत। शांत, शांत यानी एकदम जिसके भाव मन से एकदम शांति हासिल कर ले, ऐसे व्यक्ति के लिए हम सोलेम शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो सोलेम का सही ऑप्शन होता है, वो होता है डिग्निफाइड। सही ऑप्शन क्या होता है? डिग्निफाइड, यानी ये भी शांत से, शांत स्वरूप होता है इसका। डिग्निफाइड का होता है शांत, शांत स्वरूप, शांत स्वरूप डिग्निफाइड कहलाता है। अब ट्राइबल का मतलब होता है तुच्छ। एक्साइटेड का मतलब होता है बहुत ज्यादा खुश, खुशी। फ्राइबुलस का मतलब होता है घटिया। तो हम गौर से देखें, सोलेम का तुच्छ, खुशी और घटिया से कोई रिलेशन नहीं है। यानी तुच्छ यानी ट्राइबल, एक्साइटेड है, सबसे ज्यादा जो खुशी होती है हमारे मन में तो हम एक्साइट हो जाते हैं, तो उसे बोलते हैं एक्साइटेड। और फ्राइबुलस कहते हैं बहुत ही घटिया इस तरह का व्यवहार वगैरह करते हैं, वो फ्राइबुलस कहलाता है। तो यहां तीनों ना करके हमारा सही ऑप्शन क्या है? डिग्निफाइड। क्लियर? अब आगे ऑप्शन पर चलते हैं। तो यहां फिर से हम एन एरर की बात करेंगे। यहां पे एरर है फिर से, और इस एरर को हमें सॉल्व करना है। अब हमें एरर यहां से पढ़नी है। गौर से देखें, देयर इज अ वेरी लिटिल टाइम फॉर देम टू प्रिपेयर फॉर द शो। तो देयर इज अ वेरी लिटिल टाइम फॉर देम टू प्रिपेयर फॉर द शो। तो यहां हम गौर से देखेंगे कि हमारे चार ऑप्शंस हैं, ए बी सी डी। अब गौर से समझे, देयर इज अ वेरी लिटिल टाइम, तो हमने टाइम से पहले प्रयोग किया है लिटिल और वेरी का। तो जब हम अ वेरी लिटिल लिखते हैं, यहां हमारे ऑप्शन है वेरी लिटिल, तो हमारा यहां पे एरर है वेरी की। लिटिल के साथ हम वेरी का प्रयोग नहीं करते, लिटिल से पहले हम वेरी का प्रयोग नहीं करेंगे। सही होगा अ लिटिल टाइम। तो सही होगा लिटिल टाइम। तो हमारी एरर होगी किसमें? वेरी में। और हमारा होगा ये तीनों नहीं गए, हमारा सही ऑप्शन होगा डी। हमारा सही ऑप्शन होगा डी, देयर इज अ लिटिल टाइम बोला जाएगा, वेरी लिटिल टाइम नहीं लगाएंगे। लिटिल से पहले हम वेरी का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि वेरी लिटिल, वेरी यानी बहुत कम, वेरी जो देता है बहुत कम का सेंस देता है, और बहुत कम के लिए हम सीधा लिटिल का प्रयोग करते हैं। लिटिल यानी न के बराबर, और उसके लिए हमें वेरी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। अब यहां पे हमें फ्लप्स भरना है, तो हमें यहाँ फिलंदा ब्लैंक्स भरना है, और फिलंदा ब्लैंक में हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। अब हम गौर से देखें, हरीश वॉइस इन द एम्प्टी रूम, खाली कमरे में। तो हरीश की आवाज इन द एम्प्टी रूम, खाली कमरे में, ऑफ दियर न्यू हाउस, अपने मकान, नए मकान के खाली कमरे में क्या करेगी? हरीश की आवाज क्या करेगी? स्वाभाविक है, गूंजेगी। तो यहां पे हरीश की आवाज खाली कमरे में क्या करेगी? गूंजेगी। तो हमें यहां अपने आप ही सेंटेंस लगाना चाहिए रिसाउंडेड। क्या आना चाहिए? रिसाउंडेड। तो हमारा सही ऑप्शन होगा गूंजना। इसका मतलब होता है गूंजना। तो अपने नए मकान के खाली कमरे में आवाज क्या करेगी? गूंजेगी। और गूंजने के सेंस में हम लगाएंगे रिसाउंडेड। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? सी, रिसाउंड करेगी।
यहाँ पे फिर से हमारी एरर आती है, ग्रामेटिकल एरर है यहाँ पे। अब हमारे पास फिर से 4 ऑप्शंस हैं, ए बी सी डी। और यहाँ गौर से देखें, इफ ही वांट्स फार्दर इंफॉर्मेशन, इफ ही वांट्स फार्दर इंफॉर्मेशन, तो हम यहाँ गौर से शब्द को देखें। फार्दर का मतलब होता है दूर, और इंफॉर्मेशन सूचना, तो दूर सूचना थोड़ी बोलेंगे। हमारी सही शब्द क्या होगा? आगे की सूचना, यानी फर्दर। तो फार्दर की जगह सही शब्द क्या होगा? फर्दर, यानी आगे की, आगे की इंफॉर्मेशन। तो यहां सही ऑप्शन हमारा होगा फर्दर शब्द आएगा। और यहां हम गौर से देखेंगे फार्दर की जगह, तो हमारा सही ऑप्शन होगा ए। तो हम अपने टिक कहां पे लगाएंगे? ए पे लगाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यहां ग्रुप ऑफ वर्ड्स दे रखा है, वन वर्ड हमें सही करना है। अब गौर से देखें, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है ये, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में हम पूछा गया स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, स्टडी ऑफ इंसेक्ट। जब कीड़े, यानी हम कह सकते हैं इन्हें कीट विज्ञान, कीट विज्ञान। जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनका अध्ययन जब किया जाता है तो उसे क्या बोला जाता है? तो कीट विज्ञान को बोला जाता है एंटोमोलॉजी। कीट विज्ञान को क्या बोला जाता है? एंटोमोलॉजी। जो कि जियोलॉजी सभी जानते हो भूविज्ञान है, इकोलॉजी ध्वनि विज्ञान है। इकोलॉजी क्या बोलते हैं? ध्वनि, ध्वनि विज्ञान इकोलॉजी कहलाती है। और बायोलॉजी तो आपको पता ही है, तो बायोलॉजी या जियोलॉजी या इकोलॉजी ना होकर क्या सही क्या है? एंटोमोलॉजी, यानी कीट विज्ञान। क्लियर? अब हमारा अगला जो आ रहा है आइडियम्स आ रहा है, स्टोन्स थ्रो। स्टोन्स थ्रो कहने का मतलब है स्टोन लो उसे फेंको। तो स्टोन थ्रो तो कितनी दूर जाए गिरेगा? थोड़ी सी दूर जाए गिरेगा। तो जब वो थोड़ी सी दूर जाए गिर रहा है तो उसका जो सेंस निकलता है वो क्या बनता है? कि कोई चीज कम दूरी पर हो। कोई भी चीज जब कम दूरी पर होगी तो उसे बोलेंगे कितनी दूर है? अरे जरा सी दूर है, स्टोन थ्रो है, एक पत्थर फेंको तो पहुंच जाओ। तो इसका मतलब है नजदीकी है। तो ऑटोमेटिकली स्टोन से मिलकर बना हुआ है। तो स्वाभाविक है जब कम दूरी दर्शा रहे हैं तो दूर से रिलेटेड क्या है हमारा वर्ड? शॉर्ट डिस्टेंस। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? शॉर्ट, थोड़ी सी दूरी। अब देखेंगे लार्ज हर्डल। हर्डल का मतलब होता है जल्दबाजी। हर्डल का मतलब क्या है? जल्दबाजी। तो लार्ज हर्डल का मतलब बहुत जल्दबाजी करते हैं, बहुत जल्दबाजी, जल्दबाजी। और बहुत जल्दबाजी करेंगे तो इसका क्या मतलब है? जल्दीबाजी में कोई काम निपटाना, यानी झंझट पैदा कर लेना। डिफिकल्ट प्रॉब्लम, कठिन समस्या, उससे कोई मतलब नहीं। हर्ट स्लाइडली, थोड़ा सा चोट लगना। तो चोट तो लगे, स्टोन थ्रो का मतलब किसी को मारना नहीं है, बल्कि स्टोन थ्रो का मतलब है थोड़ी दूरी दर्शाना। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जो इनकरेक्ट है? वर्ड देखिए हम एसिल। एसिल करेक्ट है। एसिल का मतलब होता है दो स्थानों के बीच में जरा सी जो गैप बच जाता है। एसिल को हम गैप भी कह सकते हैं, गैप, जरा सा जो गैप बच जाता है उसे एसिल बोला जाता है। एड ऑन का मतलब होता है सजाना, यानी डेकोरेशन करना। डेकोरेट करते हैं ना, एक्यूरेट यानी सजाना। और एल्टार का मतलब होता है बेदी। बलि बेदी पर देते हैं कि नहीं? बलि बेदी पर किसी को बलि देते हैं या वो बेदी बोली जाती है, आग की लपटें जलती हैं, उसे बेदी बोला, वो एल्टार कहलाता है। चिता भी बोलते हैं इसे, बेदी या चिता। तो हमारा तो तीनों स्पेलिंग करेक्ट है, हमारी गलत है एटिक। एटिक में के का प्रयोग नहीं होता है।
एटिक की सही स्पेलिंग होती है ATTIC, इसे बोलते हैं अटारी। एटिक का मतलब क्या होता है? अटारी। अटारी मकानों के ऊपर जो होता था और उसमें छोटा सा रूम टाइप बनता था, छोटी सी अटारी, तो इसे बोलते थे एटिक। तो हमारी सही स्पेलिंग होगी ATTIC। एटिक की हो ATTIC, अटारी। अब यहां पे हमारी फिर से आ जाता है, तो हमें यहां पे ऑप्शंस दे रखे हैं और हमें डिडंट यू लाइन खींची हुई है डिडंट यू पे, और हमें डिडंट यू के स्थान पर इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा अप्रोप्रिएट है, जो सही है, या हमारा डिडंट यू ही करेक्ट है, ये चेक करना है। तो ये कहलाता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। अब यहां से हम पढ़ें, आई इमेजिन यू हैव लर्न, तो अब गौर से देखें, आई इमेजिन यू हैव लर्न, तो इस सेंटेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है क्या है? हैव। यहां सेंटेंस की जो हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैव लर्नड। और हमने जो रिपीटेशन किया है सेंटेंस का, वो कैसे किया है? डिड से। हमने रिपीटेशन किया है डिड से। तो ये नियम होता है कि जब भी हम क्वेश्चन टैग लगाते हैं, ये क्या हमारा क्वेश्चन टैग, डिडंट यू, जब हम क्वेश्चन टैग लगाते हैं तो हम सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब को ही लेते हैं। किसे लेंगे? हैव को। डिड का प्रयोग नहीं कर सकते। तो वहां हमारा सही क्या होगा? हैव ही लौट के आएगा, और यहां हम हैवंट यू का प्रयोग करेंगे। डिड का प्रयोग नहीं कर सकते, बल्कि इस हेल्पिंग वर्ब को ही वापस लेके आएंगे। और यहां हमारा ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो जाएगा? बी, हैवंट यू। तो यहां हमेशा ध्यान रखो, जब भी क्वेश्चन टैग लगता है उसी हेल्पिंग वर्ब को वापस रिपीट किया जाता है। कभी भी अलग से हेल्पिंग वर्ब अपनी तरफ से हम नहीं डाल सकते। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब यहां पे हमारी ग्रामेटिकल एरर के रूप में दिया है। हमने अब गौर से देखें, योर एल्डेस्ट सिस्टर, तुम्हारी सबसे बड़ी बहन, तो एल्डेस्ट सिस्टर यहां तक करेक्ट है। लिव्स, रहती है, करेक्ट है, सिंगुलर शब्द है। इन अ बिग सिटी, एक बड़े शहर में, यहां तक कोई एरर नहीं है। अब गौर से, डज सी, डज सी, अब गौर से देखेंगे हम इसमें कि इस सेंटेंस में हमारा जो लिव्स है वो क्या बनता है? सिंपल सेंटेंस। क्या बनाता है? सिंपल सेंटेंस। ये हमारा सेंटेंस कैसा है? सिंपल। और जब पहला सेंटेंस सिंपल बनता है तो हमेशा हमें ध्यान रखना है, क्वेश्चन जो टैग होता है वो हमेशा कैसा बनेगा? नेगेटिव। ये मेरा कैसा कैसा बनेगा? नेगेटिव होना चाहिए। तो यहां हमारा डज सी नहीं लगा सकते, हम क्या लगाएंगे? हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? डजंट सी। डजंट सी का प्रयोग होगा। करेक्ट क्या होगा? डजंट सी। तो हमारी एरर किस पार्ट में जाती है? डज सी में, और हमारा ऑप्शन सही होगा बी। क्लियर? समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब यहां पे हमारा जम्मिल सेंटेंस दे रखा है। जम्मिल सेंटेंस की सबसे बड़ी खासियत तो ये होती है कि इसमें कोई ना कोई एक सब्जेक्ट आपका छुपा हुआ होगा, और उस सब्जेक्ट को पकड़ के, उस सब्जेक्ट को सबसे पहले कैच करो और फिर उसे पकड़ के बाकी सेंटेंस को क्रम से जोड़ो। अगर इस तरह से आप करेंगे तो इजीली सेंटेंस को एक दूसरे से क्रम में जोड़ देंगे। और अगर आपने सेंटेंस पहला सेंटेंस नहीं पकड़ा और करेक्ट नहीं पकड़ पाए तो पूरा का पूरा जम्बल सेंटेंस गलत हो जाता है। तो इसलिए जम्बल सेंटेंस करते समय ये ध्यान रखना है कि हमारा पहला सेंटेंस करेक्ट होना चाहिए। तो उसके लिए जरूरी होता है कि हम उसका पहला सेंटेंस करेक्ट ढूंढें। अब यहाँ देखें, इट इज ए पार्क, तो यहां पार्क की बात हो रही है, पार्क का कोई नाम नहीं दे रखा है, तो स्वाभाविक है पहला सेंटेंस ये नहीं हो सकता। अब दूसरा देखें,
वन डिफरेंस इज दैट, यानी एक अंतर है कि हम इसमें अंतर बता रहे हैं। अंतर तब तक नहीं बता सकते जब तक कोई हमारा सब्जेक्ट की बात नहीं हुई हो, तो ये सेंटेंस में नहीं हो सकता। एनोदर डिफरेंस इज, अब ये दूसरा अंतर आ गया। जब हम पहला सेंटेंस, पहले अंतर को हमने सब्जेक्ट नहीं माना तो दूसरा भी नहीं आएगा। तो हमारा तीसरा देखें, अ न्यू पार्क कॉल्ड भारत दर्शन पार्क। अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट दे रखा है भारत दर्शन पार्क, हम जिस पार्क की बात कर रहे हैं। तो जब हम जिस पार्क की बात कर रहे हैं तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, डी से हमारा पहला ऑप्शन क्या होगा, डी। और हम यहाँ गौर से देखें, इसमें भी पहला ए और इसमें बी, तो हमारे दो ऑप्शन बचते हैं बी और डी, जो शुरुआत जिनकी डी से हुई है। अब हम गौर से देखें, डी के बाद अब हमारे पास इसके बाद कौन सा आना चाहिए, तो अ न्यू पार्क कॉल्ड भारत दर्शन पार्क हैज बीन थ्रोन ओपन टू द पब्लिक इन न्यू दिल्ली। उसे न्यू दिल्ली में पब्लिक के लिए खोला गया है। क्लियर। अब यहां गौर से देखें, दूसरा सेंटेंस अब इसके साथ कौन सा जुड़ सकता है, अब दूसरे गौर से देखेंगे हम, तो दूसरा कहते हैं इट इज अ पार्क क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर वी हैव सीन। जितने भी देखें उनसे ये बिल्कुल अलग है। अगर हम इसे यहाँ पे डालेंगे, इसे डाल देंगे, तो इसके साथ बी और सी ऑप्शन कनेक्ट नहीं होते हैं। तो हमारा सही कनेक्ट कौन सा होता है इसमें, बी वाला। वन डिफरेंस इज दैट इट इज मेड फ्रॉम नियरली 250 टन्स ऑफ स्क्रैप। तो हमारा दूसरा ऑप्शन क्या आएगा, बी का। तो हमारा करेक्ट क्या होगा, डी, यानी डी बी सी ए। क्लियर। अब यहां पे हमारा एक क्लोज टेस्ट दे रखा है। क्लोज टेस्ट को फिल करना है तो बड़े ध्यान से आराम से ऑप्शंस को देखते हुए हमें आगे बढ़ना है। उसके लिए हमें चाहिए कि हमें एक बार उसे रीडिंग कर लें अच्छी तरह से, और रीडिंग करने के बाद ये समझ लें कि क्लोज टेस्ट के द्वारा क्या बताया गया है, पैसेज हमसे कहना क्या चाहती है। और एक बार पैसेज को अच्छी इस तरह से हम पढ़ लेंगे और समझ लेंगे तो फिर ऑप्शंस को फिल करना कोई बहुत कठिन काम नहीं होता है। अब हम सबसे पहले, अब इन्हें हम रीड करता हूं मैं, और ये ध्यान रखना है कि किस तरह से सेंटेंस को रीड किया जाता है। अब यहां से हम देखें, यहां से हमारा पैसेज शुरू होता है, इफ यू थॉट, यह तुम्हें लगता है यानी तुम सोचते हो, दैट कि योगा वॉज ऑल अबाउट बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग योर बॉडी इन ओड शेप्स। योगा तो कैसे पढ़ रहे हैं, इफ यू थॉट दैट योगा वॉज ऑल अबाउट बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग योर बॉडी इन ओड शेप्स, कि योगा का मतलब सिर्फ इतना है कि बॉडी को मोड़ो, ट्विस्ट करो अलग अलग शेप्स में, अजीब अजीब शेप्स में, इसका मतलब योगा है। इट इज टाइम टू रिथिंक, यह समय है सोचने का। योगा इज, तो योगा क्या है, मोर, योगा कहीं ज्यादा है। अब गौर से देखें, योगा सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए मैनी का प्रयोग नहीं कर सकते, ऑल का प्रयोग नहीं कर सकते, फ्यू का प्रयोग नहीं, बात हो रही है योगा की। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, मच। योगा इज मच मोर, योगा इससे कहीं ज्यादा है। आगे चलते हैं। इन वेरी सिंपल वर्ड्स, बहुत साधारण शब्दों में, गिविंग केयर योर बॉडी, तो केयर गिव के साथ कौन सी प्रपोजिशन लगती है, टू। गिव टू, तो इसके साथ फिक्स प्रपोजिशन होती है गिव के साथ, और वो है टू। गिव केयर टू योर बॉडी। माइंड एंड ब्रेथ इज योगा, योगा का मतलब क्या है, माइंड, बॉडी और सांसों को हम क्या देखें, एक अच्छी देखभाल। अब आगे चलते हैं।
डिराइव्ड द संस्कृत वर्ड। डिराइव्ड का मतलब निकाला जाना, और कहीं से कोई चीज बाहर निकाली जाएगी तो उस स्थान से पहले क्या लगाओगे? फ्रॉम। तो डिराइव्ड के साथ फिक्स प्रपोजिशन होती है, वो होती है फ्रॉम। तो डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड यूज, ये संस्कृत वर्ड यूज से निकाल लिया गया है। विच मीन, जिसका मतलब है टू यूनाइट और इंटीग्रेट, जोड़ना या एकत्रित करना। बहुत, इंटीग्रेट का मतलब बहुत सारे लोगों को एक जगह लाना। योगा इज 5000 ईयर्स ओल्ड इंडियन नॉलेज। योगा क्या है? अब स्वाभाविक है, अब इन चारों ऑप्शन में से योगा इज 5000 से पहले हम वन का प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन ये किसके लिए आया है? नॉलेज के लिए। तो हम सही ऑप्शन क्या होगा? आ। योगा इज अ 5000 ईयर ओल्ड इंडियन बॉडी ऑफ नॉलेज। इंडियन बॉडी ऑफ नॉलेज। तो कैसा? एक तो इससे सिंगुलर है, सिंगुलर से पहले हम क्या का प्रयोग करेंगे? ए का। और नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। योगा इज ऑल अबाउट हार्मोनाइजिंग द बॉडी। तो योगा इज ऑल अबाउट, योगा होता है, सब कुछ होता है किस चीज में? हार्मोनाइजिंग द बॉडी। हार्मोनाइजिंग का बॉडी का मतलब है शरीर को बेहतरी देना। हार्मनी, हार्मनी का मतलब है सुखद एहसास देना। तो बॉडी को बेहतरी देना किसके साथ साथ? द माइंड। तो किसके साथ? माइंड के साथ साथ। माइंड के साथ साथ बॉडी को भी शांति देना, सुख देना। तो ये कहलाता है योगा। तो यहां हमने अपने ऑप्शंस देखे, 25 ऑप्शंस। तो यहां हमने एसएससी सीजीएल से रिलेटेड अपना क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया, और जहां तक मैं समझता हूं आप लोगों को काफ़ी अच्छा महसूस हुआ होगा। इसी तरह आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और आगे भी हम इसी आपको टेस्ट पेपर सीरीज आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। थैंक यू।